एनडीटीवी के इस खास सेगमेंट देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। कैबिनेट का बढ़ेगा कुनबा। खबर ये आ रही है कि राज्य में जल्द कैबिनेट विस्तार होने वाला है। आज पीएम मोदी से मिलने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। नए चेहरों को लेकर दिल्ली में चर्चा की बात बताई जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए विधायकों को जगह मिलने की उम्मीद भी है। अनुराग द्वारी हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे अनुराग के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। अनुराग, ऐसे वक्त में कैबिनेट विस्तार के पीछे की क्या वजह है, या फिर यह कहा जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक आए थे उनको मंत्री बनवाने या बनने का दबाव ज्यादा काम कर रहा है? पूरी रोशनी डालिए। देखिए शारिक, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि मजबूरी कह लीजिए या संवैधानिक बाध्यता कह लीजिए, चूंकि अभी विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है और न्यूनतम ऐसा संविधान के कई विशेषज्ञों ने कहा है कि 12 मंत्री होने ही चाहिए। 5 ही मंत्री हैं और मुख्यमंत्री को मिलाकर जो अधिकतम कोटा है वो 35 है। दूसरा सियासी दबाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन मंत्रियों को आप लेकर के आए या वो आए ऐसा उनका कहना है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि वो लाए गए हैं, तो उन पर भी दबाव है कि वापस से उनको लाल बत्ती मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक दबाव उन पर है, क्योंकि उनको उपचुनाव में भी जाना है, 6 महीने की अवधि रहती है, तो एक सियासी दबाव है। दूसरा, जो बीजेपी के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि जो पूर्व सरकार में मंत्री थे, कुछ महीनों पहले 15 महीने पहले उनका मंत्री पद चला गया, सरकार गिर गई उसके बाद, अब उनकी भी उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं कि उनको भी मंत्री बनाया जाए। तो पार्टी का अपना दबाव है, जो दूसरे नेताएं हैं उनका दबाव है, और एक संवैधानिक दबाव है। 20 जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में राज्यपाल अस्वस्थ हैं, लखनऊ में एक अस्पताल में भर्ती हैं, और इसीलिए आनंदीबेन पटेल को ये 24 तारीख को हमने बताया था कि उनको कार्यभार मिल सकता है, दायित्व, अतिरिक्त दायित्व मिल सकता है, और वो यहाँ आ रही हैं। और उम्मीद की जा रही है कि कल, क्योंकि सारे बड़े आला नेताओं से शिवराज सिंह चौहान कल मिल चुके हैं, आज भी उनकी मुलाकातों का दौर जारी है, तो यहाँ हम आपको ये बता सकते हैं कि हो सकता है 25 से 30 मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा शपथ जो बाकी और बचे हैं 5 पहले ले चुके हैं, तो लगभग आप समझिए कि इस विस्तार में हो सकता है आपको 22 से 25 चेहरे दिखेंगे, जिसमें से जो सिंधिया खेमे के लोग आए थे बीजेपी में वो तो पक्के हैं ही, लेकिन जो बीजेपी के पूर्व बड़े दिग्गज मंत्री थे, हो सकता है उसमें से 5, 6 या 7 का भी टिकट कट जाए, नए चेहरों को मौका दिया जाए, और 4 से 5 सीटें खाली रखी जाएंगी अभी भी, ताकि जो होता है अक्सर हमने देखा है कि आगे आपको मंत्री बनाएंगे, इसका लॉलीपॉप देकर अगर कुछ असंतुष्ट है तो उनको साधने की कोशिश की जाती है, और बाकी जो बचेंगे उनको अलग अलग निगम कॉर्पोरेशनों में राज्य मंत्री का दर्जा देकर के, क्योंकि नाराजगी बीजेपी के खेमे में भी बढ़ेगी। जो वरिष्ठ मंत्री पहले रहे हैं उनको, उनका जब पत्ता कटेगा, क्योंकि सिंधिया खेमे के 9 से 10 लोगों को एडजस्ट करना है जो बीजेपी में आए हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, यानी 9 से 10 मंत्री पद जो बीजेपी के अपने दिग्गज नेता थे वो कम हो जाएंगे। अलग अलग संभागवार चर्चा हुई है, जैसे मान लीजिए, मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं अगर वक्त है जी, तो बुंदेलखंड से अब उनके जो पहले के गृह मंत्री रहे हैं गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष से, वो पहले विस्तार में उनको जगह तक नहीं मिल पाई, वहां से गोविंद राजपूत जो सिंधिया करीबी थे उनको जगह मिली। तो इस तरह के दांवपेच हैं, इसको लेकर के मंथन चल रहा है। शुक्रिया अनुराग, विस्तार से बताने के लिए कि क्या क्या मजबूरियां हैं, और उस तस्वीर को साफ करने के लिए। ऐसे में नजर रहेगी कि किन को जगह मिलती है और कौन फिर से पीछे छूट जाता है। बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तरी बिहार के दूरदराज के आम लोगों का लगभग 90 साल पुराना सपना सच होने वाला है। 1.9 किलोमीटर लंबाई वाला कोसी महासेतु बनकर तैयार हो गया है। 23 जून से इस महासेतु पर ट्रेन का कामयाबी के साथ ट्रायल किया जा चुका है। कोसी महासेतु बिहार के मिथिलांचल को कोसी क्षेत्र से जोड़ेगा। इसके अलावा इस महासेतु से होते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेल के लिए भी दरभंगा, झंझारपुर के अलावा सहरसा, पूर्णिया, कटिहार होते हुए एक वैकल्पिक रेल मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। मनीष कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। मनीष, अगर आप एक बार फिर आम दर्शकों के लिए अगर आप ये तस्वीर साफ कर पाएं कि कहां से कहां है और किन इलाकों को ये आपस में जोड़ेगा, और इससे लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो पाएगी। पहले मैं आपको बता दूं सारी कि मैंने इस जो रेल लाइन है इसके शिलान्यास के लिए जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे
तो मैंने उसे कवर किया था और शायद उस समय हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा था कि आखिर ये ट्रेन लाइन का क्या महत्व है। केवल हमें ये बताया गया था कि 1934 के जो भूकंप था उस समय ये एक छोटी सी रेलवे लाइन थी जो दरभंगा का जो इलाका है उसको कोसी के इलाके से जोड़ती थी। लेकिन जब इस ट्रेन लाइन को मंजूरी दी गई थी, आप भी कटिहार के रहने वाले हैं, तो अगर आपको मालूम है कि जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसके लिए मात्र एक लाइन है जो आपको कटिहार होके या आप किशनगंज कटिहार से आती है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके समानांतर लाइन है। और उस समय ये लॉजिक दिया गया था क्योंकि रेलवे ने जो प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे और रेल मंत्री नीतीश कुमार थे तो बिहार को कई सारी प्रोजेक्ट मिली थी। तो उसमें वित्त मंत्रालय या योजना आयोग उस समय सारे प्रोजेक्ट को अप्रूव करता था। तो उस समय ये कहा गया कि अगर मान लीजिए चीन से हमें हमेशा खतरा बना रहता है तो हमें एक अल्टरनेटिव रूट चाहिए कि अगर एक रूट अगर हैम्पर हो जाता है या सेना को जो हमारी सामरिक ये जरूरत है उसे पूरा करने के लिए एक डेडिकेटेड लाइन चाहिए और तब इस लाइन को मंजूरी दी गई थी। और ये मैं आपको बता दूं कि अब दिल्ली से अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर उसे कटिहार या बरौनी होके नहीं आके वो अब सीधे दरभंगा से सीधे आप कटिहार जा सकते हैं, आप कोसी के इलाके में जा सकते हैं। और उत्तर पूर्व के लिए भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक पैरेलल रेलवे लाइन मिल गया। सबसे बड़ी बात यह है कि साथ ही साथ जब ये रेलवे लाइन मंजूर हुई उसके बाद अगर आपको याद हो तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो पहले का जो परिकल्पना था वो था बरौनी होके था, लेकिन ये समानांतर बना। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पहले दरभंगा से अगर आपको सहरसा जाना हो तो आप दरभंगा से पहले बरौनी बेगूसराय आते थे और फिर आप कोसी की इलाके में जाते थे, अब आप सीधे जा सकते हैं। उसी तरीके से आपको भी मालूम है कि आप कटिहार हो, पूर्णिया हो, तो लोग ये इसी 4 लेन का सहारा लेते हैं या 4 लेन से जाते हैं। अब ये एक नया रेलवे लाइन हो गया तो अब उत्तर पूर्व के राज्यों में जाना या कटिहार पूर्णिया जाना वो मुजफ्फरपुर दरभंगा के लोगों के लिए काफी आसान हो गया है। शुक्रिया मनीष, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब सहरसा या दरभंगा जाना होता था तो एक बड़ा टास्क होता था किसी के लिए भी। कटिहार पूर्णिया से अगर आप निकल कर जा रहे हैं तो उन इलाकों के लिए कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अब इसका एक तरीके से देखें तो ये ऑपरेशनल है, इस पर ट्रायल चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के घर वापसी की कई दर्दनाक तस्वीरें आई। कई अलग अलग राज्यों से बिहार के भी श्रमिक लौटे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें अपने घर लौटकर काम मिलेगा जिससे वो अपनी आजीविका चला सकेंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। बिहार सरकार के सभी दावे और वादे फेल हो रहे हैं। ऐसे में अपने ये श्रमिक वापस जहां से घर लौटे थे वहां जाने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर स्टेशन से लौटते श्रमिकों के से बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। हम फिलहाल मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन में हैं। ये ट्रेन सूरत होके जाती है, इसलिए सूरत के लिए काफ़ी लोग हैं। ये बताइए, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं? समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं, सूरत जा रहे हैं। क्या कर वहाँ क्यों जा रहे हैं? स्लोप में काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जब थे, अभी कोरोना का कहर जारी है, तब आप लोग क्यों जा रहे हैं? सर यहाँ पे कोई रोजगार कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे भूखा मरने से तो अच्छा है कि वहाँ पर चलो कुछ तो कम से कम तो वो होगा। यहाँ इतना दिन से कोई काम नहीं किया? यहाँ नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। नहीं, लेकिन नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि काफ़ी काम है। नहीं, कोई काम नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं। जब से हम 5-6 महीने से बैठे हुए हैं घर पे। तो वहाँ मतलब जा रहे हैं, बुलाया गया है कि अपने से जा रहे हैं? बुलाया गया। पैसा वैसा दिया? हाँ, पैसा वैसा दिया आने का? पैसा हाँ, किराया दिया। आप लोग क्यों जा रहे हैं? हम भी जाए उसी काम के लिए, बाथरूम में काम करते हैं, उसी काम के लिए जा रहा हूँ। यहाँ क्या था काम का? यहाँ कोई रोजगार नहीं है। यहाँ रोजगार नहीं है। 5-6 महीने से बैठा हूँ महाराज, इसलिए उधर बुलाया है, आ जाओ। फिर जा रहा हूँ, भाड़ा उड़ा दे दिया। अभी गांव में मनरेगा इस सब में किसी में काम नहीं मिला? काम नहीं मिला है कुछ। तुम क्या दिक्कत है? सर यहाँ काम धंधा नहीं, इसलिए वहाँ सूरत जा रहे हैं काम करने शौचालय में। 6-7 महीने से मैं भी बैठा हूँ। मतलब अभी इतना सरकार कुछ तुम लोग के लिए किया था या नहीं किया था? कुछ पैसा वैसा दिया था खाता में, सब हुआ था? नहीं, कुछ नहीं दिया। तो फिर आओगे, वापस आओगे बिहार? आएंगे 1-2 साल के लेकिन बाद। तो बीमारी का डर नहीं है? अभी तो कोरोना का अभी तो चल ही रहा है। हाँ, चल रहा है। क्यों जा रहे हैं?
अब मजबूरी है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब कुछ नहीं करेंगे तो भूखा भी तो ऐसे भी तो क्या करेंगे, आप गरीब लोग हैं तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिहार में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। इस वजह से राज्य की नदियां उफान पर हैं और जलस्तर उसका बढ़ता जा रहा है। महानंदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संपर्क साधा, उन्हें मदद का भरोसा दिया। रविवार को ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। अमित शाह ने लिखा, बिहार में महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की और उन्हें बिहार की जनता की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मौसम वैज्ञानिक आने वाले दिनों में भी बारिश की आशंका जता रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है। तेजस्वी ने ट्वीट किया, बिहार सरकार के शीर्ष पर बैठे सृजन घोटाले के मुख्य सूत्रधार को सीबीआई द्वारा क्यों बचाया जा रहा है। महादलित विकास मिशन घोटाला जमीन और सृजन घोटाले के आरोपी केपी रमैया तो उनकी आंख का तारा है। पटना हाईकोर्ट ने केपी रमैया के भ्रष्टाचार पर तल्ख टिप्पणियां की थी। तेजस्वी ने इस मसले पर नीतीश और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और उनके परिवार को भी आड़े हाथों लिया और उनके इस करोड़ों के सृजन स्कैम में शामिल होने का आरोप लगाया। मृत्यु हुई है, इससे हम लोग मर्माहत हैं और सभी लोग किसान थे, गरीब थे, मजदूर थे, गरीब तबका था। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रांची में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने रांची के मेन स्क्वायर अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। 2 दिनों पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इसी तरह विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने तब पीएम मोदी के पुतले में आग भी लगाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या का दौरा किया। पिछले 3 महीनों में कोविड-19 महामारी के बीच योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का यह दूसरा दौरा है। योगी यहां राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी समेत अन्य मंदिरों में पूजा कर मंदिर निर्माण के कामों का निरीक्षण के इरादे से आए। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को अयोध्या का दौरा किया था। तब मुख्यमंत्री ने रामलला की मूर्ति को अस्थायी मंदिर में स्थापित किया था। तब उनकी अयोध्या यात्रा को लेकर कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर विवाद भी खड़े हुए थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के बाद मंदिर निर्माण को लेकर पहले से तेजी का अंदाजा लगाया जा रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट 1-2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर जल्दी से जल्दी मंदिर के लिए भूमि पूजन करने की मांग करेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अयोध्या में मुलाकात के बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष के प्रतिनिधि आचार्य कमल नयन दास के मीडिया को उन्होंने जानकारी दी। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या पहुंचकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मंदिर निर्माण के सिलसिले में हुई प्रगति की जानकारी ली। यूपी में मनरेगा के तहत कोई काम नहीं मिलने पर बांदा जिले के नारायणी तहसील के नौगवा गांव के किसान ने खुद ही काम शुरू कर दिया ताकि नहर की छोर तक पानी पहुंच सके। नौगवा गांव के करीब 70 किसानों ने फैसला किया कि वो मुफ्त में श्रमदान करेंगे ताकि नहरों के जरिए उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अधिकारियों ने उन्हें उनके काम के लिए बाद में पैसे देने चाहे तो गांव वालों ने लेने से इनकार कर दिया। टिड्डियों का दल अलीगढ़ पहुंचने वाला है। जिला प्रशासन ने इनसे बचने के लिए पहले से तैयारियों में जुट गए। टिड्डियों से बचने के लिए प्रशासन ने रसायन का छिड़काव किया। अग्निशामक विभाग ने देर रात तक छिड़काव में हिस्सा लिया। अग्निशामक विभाग की टीम द्वारा पूर्ण मनोयोग और अथक प्रयास जारी रखते हुए टिड्डी दल को तितर बितर किए रखा और छिड़काव से बड़ी संख्या में टिड्डी दल को समाप्त किया गया। भोपाल की बीजेपी सांसद एक बार फिर अपने बिगड़े बोल से सुर्खियों में आने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल खड़े करते हुए कहा एक कार्यक्रम में कि सांसद जो हम आपको बता रहे थे कि क्या कुछ कहा है वो बताते हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि विदेशी महिला का बेटा कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने ट्वीट कर जवाब दिया, कोई भी देशभक्त आतंकवादी नहीं हो सकता, कोई गोडसे भक्त कोई देशभक्त नहीं हो सकता। जो कि
रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आनंदीबेन पटेल को अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त बहार दे दिया गया है। वो पहले से ही यूपी के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन अस्वस्थ हैं और लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है।